नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तोत्तर काल टॉपिक का अध्ययन करते हैं। गुप्तोत्तर काल में अनेक वंशों ने शासन किया था। एक नंबर पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख शासक थे। मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त, गौड़ राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति की राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में वर्तमान थानेश्वर स्थान है। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। 2 पुत्रों के नाम, एक राज्यवर्धन, 2 हर्षवर्धन और पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ किया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीन दूत उसके दरबार में आए। कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा हर्ष पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था।
बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। बाण भट्ट के गुरु भर्तृ थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज एवं महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा विषय थी। विषय का प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्रामा एक्सपर्टली कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। तुला यंत्र जल पंप होता था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद एक भंडी प्रधान सचिव होता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गध सेना का प्रमुख होता था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर वर्तमान में किस राज्य में है? हरियाणा। पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा गया है? प्रभाकर वर्धन। परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। यशोमती के कितने पुत्र थे? 2। एक का नाम राज्यवर्धन, दूसरे का नाम हर्षवर्धन था। राज्यश्री की माता का क्या नाम था? यशोमती। राज्यश्री के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। राज्यश्री का विवाह कहाँ हुआ था? कन्नौज में। किस राजा के साथ हुआ था? कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ। ग्रहवर्मा के समकालीन मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? मालवा के शासक देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या किसने की थी? राज्यवर्धन। शशांक किस वंश का अनुयायी था? सेव वंश का। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने। राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 606 ईस्वी में।
राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा? हर्षवर्धन। शीलादित्य नाम से किसे जाना जाता है? हर्ष को। हर्ष ने शशांक को पराजित करके अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ, उसमें किसकी पराजय हुई थी? हर्ष की। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग। किस यात्री को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? हेनसांग को। हर्ष ने अपने दूत चीन कब भेजे थे? 641 ईस्वी में। हर्ष ने किस शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे? कश्मीर के शासक। हर्ष के पूर्वज किसके उपासक थे? शिव और सूर्य के। हर्ष के समय नालंदा महाविहार किस धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था? महायान बौद्ध धर्म की। हर्ष ने प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। यह कहाँ पर आयोजित किया? प्रयाग। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्ष का। हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम था? भरचू। प्रियदर्शी का रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? हर्ष ने। हर्ष के काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। विभाजन किसमें किया गया था? जिलों में। जिले की संज्ञा क्या थी? विषय। विषय का प्रधान क्या होता था? विषयपति। विषयों का विभाजन किसमें किया गया था? पाठक। ग्राम प्रशासन का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामास्पटलिक। पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट। पुलिस विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे? दंडपाशिक। अश्वसेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में गज सेना का प्रमुख कौन था? स्कंदगुप्त। हर्ष की मंत्री परिषद में प्रधान सचिव कौन था? भंडी। हर्ष की मंत्री परिषद में अश्वसेना का प्रधान कौन था? कुंतल। हर्ष की मंत्री परिषद में प्रधान सेनापति कौन था? सिंहनाद। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लोकपाल। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर वंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम तमिलनाडु में कांचीपुरम स्थल है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी थे। भारवी
सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक 1. महेंद्र वर्मन प्रथम, 2. नरसिंह वर्मन प्रथम, 3. महेंद्र वर्मन सेकंड, 4. परमेश्वर वर्मन प्रथम, 5. नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम ने 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 ईस्वी से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 ईस्वी से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 730 ईस्वी से 800 ईस्वी तक शासन किया। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने कितने समय तक शासन किया था? 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम वर्तमान में किस राज्य में है? तमिलनाडु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म। किरातार्जुनीयम पुस्तक की रचना किसने की थी? भारवी। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु। मत विलास प्रहसन पुस्तक की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापीकोण व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हुएन सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने लोकादित्य, एकमल, रणज्य, अतंजे काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर क्या कहलाते हैं? रथ। इन रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रथ मंदिरों की संख्या कितनी बताई जाती है? 7। रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा था? द्रौपदी रथ। वातापीकोण और महामल की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय कौन सा चीनी यात्री कांची आया था? हुएन सांग। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? लोकादित्य, एकमल, रणज्य, अतंजे काम, उग्रदंड, गुणभाजन की उपाधि। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विद्यानिधि की उपाधि ली थी।
अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंहवर्मन सेकंड था, जिसने 700 से 728 ईस्वी तक शासन किया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने 700 से 728 ईस्वी तक शासन किया। उसने राजा सिंह, राजाओं का सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शंकर का उपासक की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन सेकंड ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वेंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पल्लव शासक ने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी? परमेश्वर वर्मन प्रथम। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंहवर्मन सेकंड। नरसिंहवर्मन सेकंड ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? एक, राजा सिंह, जिसका अर्थ होता था राजाओं में सिंह। 2, आगम प्रिय, जिसका अर्थ होता है शास्त्रों का प्रेमी। 3, शंकर भक्त, इसका अर्थ होता है शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन सेकंड ने करवाया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का दूसरा नाम क्या मिलता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शैली में करवाया गया? द्रविड़ स्थापत्य शैली में। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? नरसिंहवर्मन सेकंड ने। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में किन शासकों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं? पल्लव वंश। 10 कुमार चरित के लेखक कौन हैं? दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंहवर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वेंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदीवर्मन सेकंड ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवार किसके समकालीन थे? नंदीवर्मन सेकंड पल्लव शासक के समकालीन थे। चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के धन्वावशेषों पर स्थापित हुआ। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिन्होंने 850 ईस्वी से 887 ईस्वी तक शासन किया था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथंचन था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों को स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश
कृष्ण तृतीय ने पराकांत प्रथम को पराजित किया था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश की स्थापना किस वंश के धवनावशेषों पर हुई थी? पल्लव। चोल वंश के संस्थापक विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। किस चोल शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? विजयालय। किस चोल शासक ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी? आदित्य प्रथम। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया था? पराकांत प्रथम को। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, तक्कोलम के युद्ध में पराकांत प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य में मिलाया और एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया, जिसकी राजधानी पोलनरुआ थी। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज प्रथम ने तंजौर के राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल काल में भूमि के प्रकार: 1. वल्लन वंगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि थी। ब्रह्मदेयी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को साला भोग कहा गया है। देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि देवदान कहलाती थी। पल्ली चंदनम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि पल्ली चंदनम कहलाती थी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगकोटचोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने परकेसरी की उपाधि धारण की थी। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल ने अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस चोल शासक के काल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? राजेंद्र प्रथम। परकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र द्वितीय ने। राजकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? वीर राजेंद्र। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था।
चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुनंद्रन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडनकुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडल या प्रांतों में विभक्त था। मंडल कोटम में, कोटम नाडु में, नाडु कुरम में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर कहा जाता था। नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 6। नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नाटूर। किस वंश की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी? चोल वंश। उर का कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमवक्कलम कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य का संचालन करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा गया है। दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा गया है। चोल सेना का सबसे संगठित भाग पदाति सेना होती थी। चोल काल में कलजूम सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जैन गोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। जैन गोदर प्रसिद्ध कवि की रचना कलिंग तुपर्णी थी। पंप, पोत्तर, रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे गए हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो कई इकाइयों के रूप में शासित किया जाता था, तनियर कहलाता था। उत्तर मेरु शिलालेख
जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, पराकांत प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार पहले उरेयूर, तंजौर, गंगकोट, चोलपुरम, कांची, यह क्रम के अनुसार है। चोल काल में सड़कों की देखभाल करने वाली समिति बगान समिति होती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलमजियार, नानादेशी, मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। 4 नंबर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। शुरुआत में राष्ट्रकूट राजवंश कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग की राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद द्वितीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांडे, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष ने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अपोंगवर्ती के लेखक शक्तयान अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को समाप्त किया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। अरब यात्री अल मसूदी ने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तेलव द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। एलोरा व एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा के गुहा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं जिनमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म, 30 से 34 जैन धर्म की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है जो गुफा संख्या 10 है। विश्वकर्मा गुफा में एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 थल तथा 3 बल के नाम से जाना जाता है। एलोरा की गुफा संख्या 15 में विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था।
राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र। एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34। इन 34 गुफाओं में से कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? गुफा संख्या 1 से 12। एलोरा की गुफाएं गुफा संख्या 13 से 29 किस धर्म की गुफाएं हैं? हिंदू धर्म। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जो कितने नंबर की है? गुफा संख्या 10। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। कवि राजमार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि ली थी? तुंगभद्रा नदी। अरब यात्री अल मसूदी किस वंश के शासनकाल में भारत आया था? राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। आज के लिए इतना ही। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।